दोस्तों, मैंने पिछले बार आपको बताया था कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में दो चीज जो कि दो मेन कंपोनेंट हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो मैंने यहां पर यह कहा था कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये दो चीजों पर मैंने फोकस किया था, जिसमें हम इसको शॉर्ट एब्रिविएशन में लिख सकते हैं एडी और इसको लिख सकते हैं हम एएस। इसको हम एएस लिखते हैं। तो ये जो चीज है, जो एग्रीगेट डिमांड है, उसको मैं पिछले क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। इसका जो दूसरा कंपोनेंट है एग्रीगेट सप्लाई, आज मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल समझेंगे और फिर हम ये भी जानेंगे कि एडी इज इक्वल टू एएस कहां पर होता है, इसको भी हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यह फोकस करना चाहता हूं कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। एग्रीगेट सप्लाई, जिसका हम एब्रिविएशन में एएस लिखते हैं, एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। एएस मतलब एएस का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई और सी मीन्स कंजप्शन, एस मीन्स सेविंग। तो हम यहां पर कह सकते हैं सी स्टैंड फॉर एग्रीगेट कंजप्शन एंड एस स्टैंड फॉर एग्रीगेट सप्लाई। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि एग्रीगेट सप्लाई इज सम टोटल ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग। तो यहां पर मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा कि एग्रीगेट सी स्टैंड फॉर एग्रीगेट कंजप्शन एंड एस स्टैंड फॉर एग्रीगेट सेविंग। एग्रीगेट सेविंग। अब क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज सम टोटल ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग। दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, एग्रीगेट सप्लाई बन जाती है। लेकिन ये एग्रीगेट सप्लाई में कंजप्शन के बारे में, जो ये कंजप्शन है, इसके बारे में मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, जो कि प्राइवेट कंजप्शन होती है, गवर्नमेंट कंजप्शन होती है, किस किस रूप में होती है, कैसे होती है, वो मैं आपको पिछले क्लास में सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं पर्टिकुलरली फोकस कर रहा हूं कि ये सेविंग जो होती है ये कैसे होती है। तो इसके लिए मैं पिछले बार की तरह यहां पर एक क्या बनाना चाहूंगा, एएस शेड्यूल एंड कर्व। मैं ये एग्रीगेट सप्लाई का एक शेड्यूल आपके सामने पहले बनाऊंगा और फिर उसके बाद मैं इस पर इसके कर्व बनाऊंगा। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहां लिखूंगा एएस शेड्यूल एंड कर्व। इस चीज को मैं यहां पर शो करूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेड्यूल पर जाएंगे। ये देखिए, यहां पर ये क्या होता है कि हमें पता है कि ये जो एएस है, सी प्लस सेविंग, कंजप्शन प्लस सेविंग का जो टोटल होता है वो एएस एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है और ये दोनों ही जो है इनकम को जनरेट करते हैं। इसलिए एएस को हम वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही इनकम जनरेट करते हैं और एएस जो है इसको स्टैंड फॉर इनकम। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस भी हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या होता है कि जब हम इस शेड्यूल में आते हैं तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, लेवल ऑफ इनकम, जिसको हम y से लिखते हैं। तो लेवल ऑफ इनकम हमारे पास 0, जो कि हम पिछले बार भी हमने शेड्यूल किया था, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक हम ले लेते हैं। उसके बाद
हमने कंजप्शन लिया था, माना कि कंजप्शन जो है, जो पिछले बार हमने स्टैंड की थी, वो क्या होती है 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ये हमारी कंजप्शन है। हमें पता है कि जो 80, अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमने इसमें निकालना है सेविंग, हमने इसमें क्या निकालना है, सेविंग निकालना है। अब हम सेविंग कैसे निकालेंगे, क्योंकि मैं इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहता हूं और फिर ये क्लियर भी करूंगा कि कैसे सेविंग हम करते हैं। पहले सेविंग का सुन लीजिए कि सेविंग होता क्या है। सेविंग एस इज इक्वल टू होता है y माइनस सी, अर्थात जो हमारी इनकम होती है, अगर इनकम में से जो हमारी जितनी भी इनकम होती है उसमें से हम कंजप्शन को अपने माइनस कर दें तो जो बचता है उसे सेविंग कहते हैं। यहाँ पर एस जो है सेविंग को दिखा रहा है, ये लेवल ऑफ इनकम है हमारा, ये हमारी कंजप्शन है। तो इसमें से अगर हम इनकम में से अपनी कंजप्शन को माइनस कर देंगे तो हमारी वो क्या हो जाएगी, सेविंग होता है। सेम थिंग एक इकोनॉमी भी होता है, एक अर्थव्यवस्था में भी होता है। जैसे जितनी भी इकोनॉमी में जो इनकम होती है, अगर उसमें से हम कंजप्शन को माइनस कर दें तो जो बचता है वो क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। तो यहाँ इसको एस से इंडिकेट करते हैं। माना कि एक आदमी की जो मंथली इनकम है वो ₹20,000 है, ये 20,000 इसकी इनकम है। अब उसकी जो फैमिली का जो कंजप्शन है, जो उसकी फैमिली का कंजप्शन है वो है 15,000, ये 15,000 है। तो अगर हम इस इक्वेशन पर इसको पुटअप कर दें, एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी, अब इसका इनकम क्या है 20,000 रुपीज माइनस इसकी कंजप्शन क्या है 15,000 रुपीज इज इक्वल टू 5,000 रुपीज जो होगा, ये इसकी क्या होगी, सेविंग होगी। तो हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। सेम थिंग इज इन इकोनॉमी, कि इकोनॉमी एज ए होल, जितनी भी एक इकोनॉमी में ड्यूरिंग द ईयर उसकी इनकम होती है, उसमें से अगर हम कंजप्शन को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बच जाता है, सेविंग बच जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इज द सम टोटल ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग इन द इकोनॉमी एंड विच जनरेट इनकम सो दैट इट स्टैंड फॉर, इट इज शोन एज वाई इज स्टैंड फॉर द इनकम। अब देखिए, अब ये कैसे होता है, देखिए अब हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं सेविंग की। यहां हमने सेविंग की वैल्यू निकाली। सेविंग की वैल्यू निकालने के लिए मैंने बताया कि y माइनस सी, अर्थात 0 में से अगर हम 20 को माइनस करेंगे तो -20 होगा। 10 में से 25 को माइनस करेंगे तो यहां पर 10 माइनस 25 माइनस 10, ये क्या हो जाएगा 15 होगा। और 20 माइनस 30 यहां पर 10 होगा, और यहां पर कितना होगा, -5 होगा। और यहां पर 0, और यहां पर प्लस का 5, और यहां प्लस का 10, और यहां प्लस का 15 होगा। अब हमने देखा क्या कि जब एस इज इक्वल टू, जब हमने सेविंग कैलकुलेट की तो उसमें हम इनकम में से हमने कंजप्शन को माइनस कर दिया, और इनकम में से जब हमने कंजप्शन को माइनस किया तो हमारे पास क्या हुआ, y माइनस सी किया तो यहाँ -20, -15, -10 और -5, यहाँ 0, यहाँ प्लस का 5, यहाँ प्लस का 10, यहाँ प्लस का 15 आ गया। तो ये जब 0 लेवल ऑफ इनकम पर हमारी कंजप्शन 0 नहीं होती है, परंतु हमारी सेविंग उस समय क्या होती है, वो नेगेटिव में होती है। नेगेटिव में जब सेविंग होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे डिस सेविंग कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, डिस सेविंग कहते हैं। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, इनिशियली आपने देखा होगा कि 0 लेवल ऑफ इनकम पर, जब हमारी इनकम जो है 0 है, उस समय हमारी कंजप्शन 0 नहीं होती है, और लेकिन हमारी सेविंग क्या होती है, उस समय नेगेटिव होती है, और इस नेगेटिव सेविंग को हम क्या कहेंगे, डिस सेविंग कहेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है हमारी इनकम बढ़ती है, उसके साथ साथ हमारी कंजप्शन भी बढ़ती है, लेकिन जिस रेशियो में इनकम बढ़ती है उस रेशियो में कंजप्शन नहीं बढ़ती है, मतलब कंजप्शन कम बढ़ती है और इनकम हमारी बहुत जल्दी बढ़ती है। ग्रेजुअली हम देखते हैं कि धीरे धीरे हम देखते हैं कि एक पॉइंट ऐसा भी आ जाता है कि जहां पर इनकम और कंजप्शन लेवल एक साथ हो जाते हैं और सेविंग 0 हो जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हमारी इनकम बढ़ने लगती है और कंजप्शन
उससे कम रह जाती है, और यहाँ हमारी इनकम ज्यादा हो जाती है और कंजप्शन कम रह जाती है। Gradually, we have seen that our income is more and consumption is less. In such a way, with increasing in the income, our consumption is also increasing and saving is also increasing. Means कि हमारे इनकम के साथ साथ जो है वो कंजप्शन भी बढ़ रही है और सेविंग भी बढ़ रही है। जब हमारे कंजप्शन के साथ सेविंग भी बढ़ती है तो इसे हम जो है क्या करते हैं, अब हमें पता है कि एडी इज इक्वल टू क्या होता है, एडी इज इक्वल टू एएस इज इक्वल टू क्या होता है, एडी नहीं एसी, एएस इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस होता है, सी प्लस एस होता है। अब हम अगर y निकालना चाहें, क्योंकि ये एएस की वैल्यू y के बराबर होती है, इसका मतलब y इज इक्वल टू सी प्लस एस हो जाएगा। अब हम इन दोनों को अगर c और s को हम ऐड करें तो हमारी क्या निकल आएगी, एएस अर्थात y की वैल्यू निकल आएगी, y की वैल्यू निकल आएगी। तो कैसे निकलेगी, जब इन दोनों को करो तो ये 0 हो जाएगा, माइनस प्लस और माइनस का 20 होगा तो 0 वैल्यू आएगा। यहां पर देखिए, यहाँ 25 माइनस 15 है तो कितना बचा, प्लस के 10 बचे, और यहाँ प्लस के 20 बच गए, यहाँ प्लस के 30 बच गए, यहाँ 40 हो गया, और यहाँ 50 हो गया, और यहाँ 60 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 70 हो गया। अब देखिए एएस की वैल्यू कितने आ गई, 70 आ गई। अब एएस की वैल्यू, जीरो लेवल ऑफ इनकम 0 है, फिर 10 पर 10 है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा कि जो एएस है उसकी वैल्यू जो है क्या हो गई, एएस और वाई की वैल्यू जो है समांतर हो गई, इक्वल हो गई। जब एएस और वाई की वैल्यू, इनकम और एग्रीगेट सप्लाई की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है, तो हम इसे ग्राफ द्वारा एक जो है कर्व के द्वारा शो कर सकते हैं। कैसे शो करते हैं, ये बना दिया हमने ग्राफ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्स पर हम इनकम इन करोर्स, इन इसको हम करोर्स में ले सकते हैं, और वाई एक्स पर भी हम क्या लेंगे, क्या लेंगे, यहां पर हम दिखाएंगे, यहां पर कंजप्शन इन करोर्स, तो करोड़ में दिखाएंगे। तो फिर क्या होगा, हम इसको शो करते हैं 10, 20, 30, ये 40, ये 50, ये 60, यहां हम 70। सेम थिंग वाई एक्सेस पे लेते हैं, 10x, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये हमने ले लिया। अब देखिए हमें यहाँ पर एएस कर्व को दिखाना है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व को दिखाना है, लेकिन यहाँ पर इनकम और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इक्वली बढ़ रहे हैं। देखिए इक्वली बढ़ेंगे, अगर यहाँ पर इनकम 0 है तो यहाँ पर भी इनकम 0 है, और यहाँ पर जब लेवल ऑफ इनकम जो है वो 10 है तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी क्या है, वो 10 है, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये 20 है तो यहाँ पर ये 20 आ गया, यहाँ पर भी ये 20 आ गया, और यहाँ पर ये 30 है, यहाँ 30 है, लास्ट में हम देखते हैं 70 पर ये 70 आ गया। तो इसलिए जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो क्या गई, एएस इज इक्वल टू एएस कर्व जो है यहाँ पर क्या हो गया, ये कंजप्शन, यहाँ पर जो है एग्रीगेट कर्व जो है, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है ये यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी, सीधे ऊपर की ओर जाएगी। और इसमें और क्या होता है कि जब ये ऐसी स्थिति पर आ जाती है तो अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाती है, उसे ही इफेक्टिव डिमांड या इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब है एडी इज इक्वल टू एएस, और हमने इस पॉइंट पर पहुंचना है। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कंजप्शन शेड्यूल और सप्लाई शेड्यूल और इन सबको एडी इज इक्वल टू एएस बनाने के लिए पूरे यहाँ पर शेड्यूल करना पड़ेगा, तभी जो है हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या आएगा वो, तब हम शेड्यूल को ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पर अब हमने ये तो ऑब्टेन कर लिया,
अब ये जो एस जो कर्व है हम इसे क्या लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू सी प्लस एस बी लिख सकते हैं। ये हमारी कर्व जो है हमें मिल गई है। तो यहां पर हमने ये क्या किया कि एग्रीगेट सप्लाई में एग्रीगेट शेड्यूल हमने सबसे पहले तैयार किया कि एग्रीगेट शेड्यूल कैसे आता है, सेविंग का हमने शेड्यूल सेविंग यहाँ ऑब्टेन की। उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू होता है सी प्लस एस अर्थात कंजप्शन प्लस सेविंग, और दोनों जो है इनकम जनरेट करते हैं वो एस को हम वाई से स्टैंड करते हैं, तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस वो हमने बना दिया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस बी लिख सकते हैं। ये हमारा जो है क्या आ गया है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व आ गया। लेकिन हमने इसको ऑब्टेन क्या करना है, हमने ऑब्टेन करना है सी ए डी इज इक्वल टू ए एस। इसके लिए हम इस कर्व को फिर रिन्यू कर देते हैं। इसके लिए हमने क्या करना होगा, अब सारी कर्व सारे शेड्यूल को हमने बनाना है ढंग से, ताकि हम ये समझ सकें कि एडी इज इक्वल टू ए एस कैसे होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कर्व मैं आपके सामने पूरा शेड्यूल यहां पर बना रहा हूं। यहां पर मैं वाई लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम क्या था, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक हम ले लेते हैं इसको। कंजप्शन हमने दिखाया था आपको पिछले शेड्यूल, जितने भी मैंने शेड्यूल आपको शो किए हैं, ये था 20, ये 25, ये 30, ये 35, ये 40, ये 45, ये 50, ये 55 हमने क्या था, ये आपका कंजप्शन शेड्यूल बन गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट शेड्यूल मैंने आपको बताया था, जो पैरेलल टू एक्स एक्स होता है आई, उसमें वो स्टेगनेंट रहती है, क्योंकि जिसमें मैंने कहा था कि ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट दोनों तरह के होते हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होती है वो केवल फिक्स एसेट्स पर होता है, और जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक पर भी होता है और फिक्स एसेट्स पर भी होता है। लेकिन जो इसके कर्व के लिए हम यहाँ इसको स्टेगनेंट मानते हैं, और इसलिए जो है हमने इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ स्टेगनेंट होती है। 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। अब हमें पता है कि y इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस आई होता है पहले केस में, क्योंकि ये किसके बराबर होता है, एडी इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस आई होता है। अब हमने ये लाना है, तो c प्लस वाई अर्थात एडी की हम वैल्यू लाने के लिए दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को, तो ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ये 40 हो गया, इन दोनों को प्लस करो, ये कितना हो जाएगा 45, और ये 50, ये 55, और ये 60, और ये 65, और ये 70, और ये 75, सॉरी ये 75 हो गया, ये हो गया। अब दूसरा केस जो हमने आपके सामने शेड्यूल किया था और उसकी कर्व भी बनाई थी, तो वाई लेवल ऑफ इनकम हमारा 1 था, लेकिन हमने इसमें क्या करना है, यह हमारा एडी आ गया। अब जो दूसरा हमने जो एएस वाला कर्व बनाया था आपके पास, जिसका मैंने कहा था सी प्लस एस, ये कर्व के लिए हमने क्या करना है, इसमें हमने क्या निकाला था कि y इज इक्वल टू क्या हुआ, सी वाई, इसमें था हमारा सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, सेविंग निकल आएगी। तो सेविंग हमने निकाला, y में से इसको घटाया तो ये -20, और यहां कितना हो जाएगा, इसमें -10, और ये y माइनस सी -15 -10, और ये कितना हो जाएगा -5, और ये 0, और ये प्लस का 10, और ये प्लस का 5, और ये प्लस का 10, और ये प्लस का 15 हो गया।
ये हमारी सेविंग आ गई, अर्थात इसको हम एस कर सकते हैं। ये हमारी सेविंग आ गई। अब हमें निकालना क्या है, क्योंकि एडी इज इक्वल टू एस हमने निकालना है, तो अगर हमको पता है कि एडी इज इक्वल टू क्या होता है, एडी इज इक्वल टू एस निकालना है, तो हमें एस इज इक्वल टू हमें पता है सी प्लस एस हमें लाना है। तो इसका मतलब सी प्लस एस को हमने यहाँ पर जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि एस की वैल्यू हमें तभी मिलेगी। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, कि इन दोनों को कंजप्शन प्लस सेविंग को हमने ऐड करना पड़ेगा। तो कंजप्शन ये है, ये वाली, और सेविंग आपकी ये है। तो यहाँ 20 माइनस 20 और प्लस 20 क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां पर क्या है, कंजप्शन 25 है और सेविंग क्या है, सेविंग 15 है। तो इसका मतलब ये प्लस 10 आ गया। और फिर क्या हो गया, ये प्लस 10 आ गया। उसके बाद प्लस 10 आ गया, ये प्लस 10 आ गया। तो ए एस इक्वल टू सी प्लस एस, तो सी और यहाँ पर एस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस 10, और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 20, और ये कितना हो गया, ये 30, और ये 40, और ये 50, ये 60, और ये 60 हो गया। फिर क्या रह गया, और ये 70 हो गया। अर्थात आपका जो है एएस की वैल्यू, जो आपका एएस है, एग्रीगेट सप्लाई जो है, वो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 आ गया। और आपका एडी क्या आया है, एडी आपका 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 और 75 आ गया। अब देखिए, अब हमें पता है कि हमारे पास एएस की वैल्यू भी आ गई और एडी की वैल्यू भी आ गई। यहां एडी की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि एएस, यहां एएस की वैल्यू 70 है और यहां वाई की वैल्यू जो है 70 है। तो अब हम इसको इक्वेशन के तौर पर दिखाते हैं। इक्वेशन के वैल्यू पर हम इसको दिखाएंगे तो क्या होगा, हम जानते हैं एज पर केन्स इक्वेशन कि ए डी इज इक्वल टू ए एस, अर्थात क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है। जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। तो एडी इज इक्वल टू हमें पता है कि एडी इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई होता है। अर्थात एडी इज इक्वल टू क्या होता है कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। और एएस की वैल्यू क्या होती है, कंजप्शन प्लस सेविंग होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि सी और सी कॉमन है, तो इसलिए आई इज इक्वल टू एस हो जाएगा, अर्थात इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग हो जाएगा। यही पॉइंट होगा जहां पर इक्विलिब्रियम लेवल होगा। इक्विलिब्रियम लेवल मींस जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसे ही जो है इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं, और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू ईच अदर भी कहते हैं। तो इसी को हम संतुलन लेवल या इक्विलिब्रियम लेवल कहेंगे। इस तरह से जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव। धन्यवाद।